नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार मिश्रा। अपने YouTube मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दावा करते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। विकसित देश बनाने के लिए तमाम तरह के दावे और बातें कही जाती हैं, तमाम तरह के सुझाव दिए जाते हैं, तमाम नीतियों का हवाला दिया जाता है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2036 में जो भारत में ओलंपिक आयोजित होगा, उसके लिए अभी से खिलाड़ियों को तैयार रहने की बात कही है। हालांकि 12 साल से उनके नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है। इन 12 सालों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिन खेलों में अब तक बढ़ावा नहीं दी गई, क्या पहल की गई, ये चर्चा का विषय है। ये सरकार इसको ज़्यादा समझती है। अब सवाल आम लोगों से। हम सभी का पैसा बैंकों के पास रहता है और ख़ास करके जो देश आपको एक तरह से आपने भी देखा, हम सभी एक तरह से ये जानते हैं, समझते हैं कि जो भारत के लोग हैं, ख़ास करके जो देश के आम लोग हैं, उनकी जो पैसे का जो उनका निवेश होता है या जो उनको जमा करने की जो पहली प्राथमिकता होती है, वो सरकारी बैंक होते हैं। यानी सरकारी बैंकों के पास उनके धनराशि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगी और लोग पहली प्राथमिकता सरकारी बैंकों को देते हैं। चूँकि सरकारी बैंकों के जरिए तमाम जो नौकरी करने वाले लोग हैं, खास करके सरकारी पेशे में जो हैं, उनकी जो वेतन है वो सरकारी बैंकों में ही आते हैं। लिहाजा लोग सरकारी बैंकों में ही अपनी जमा पूंजी रखते हैं, वो चाहे एफडी के तौर पे हो या बचत खाते में हो या सेविंग्स में हो। अब सवाल उठता है कि अगर आम आदमी जब बैंकों के पास लोन के लिए जाता है तो उसे लोन लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वो लोन ले भी लेता है, उसके बाद उस लोन को चुकता करने में भी अगर उसके सामने थोड़ी बहुत कभी कठिनाई आई तो बैंक उस पर दबाव बनाते हैं। खास करके जब होम लोन लेना हो, आपको होम लोन लेकर घर बनाना हो, अगर आप उसकी किस्त नहीं दे पाते हैं, 1 से 2 किस्त अगर आपकी छूट जाती है यानी बाउंस हो जाती है, तो बैंकों की तरफ से आपके पास नोटिस आते हैं। उस रिकवरी के लिए बैंक तमाम तरह के दबाव डालते हैं। इन बातों का उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है कि आज मंगलवार को एनसीएलटी नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ ने एक फैसला सुनाया। आप सभी जानते हैं जी मीडिया ग्रुप को एक्सेल ग्रुप उसकी मदर कंपनी है और एक्सेल ग्रुप और जी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा का ने 22,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था, लोन के तौर पे लिया था और लगातार बैंकों की तरफ से और जिन जिन बैंकों से उन्होंने लिया था उनसे दबाव था जो लोन उन बैंकों ने दिया था, जो कर्ज बैंकों की तरफ से दिया गया था, उसे वसूलने के लिए, उसके रिपेमेंट के लिए मामला एनसीएलटी में गया। नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल है उसमें गया और मंगलवार को एनसीएलटी के सदस्य नीलेश शर्मा ने अपने एक फैसले में कहा कि जो 22,000 करोड़ की राशि सुभाष चंद्रा ने कर्ज के तौर पे ली है, उस राशि में से केवल 650 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा को देने हैं। बाकी जो रकम बचेगी लगभग 21,000 करोड़ से ऊपर के आसपास की, वो राइट ऑफ हो जाएंगे, यानी वो माफ़ कर दिए जाएंगे। अब सवाल उठता है, 21,000 करोड़ रुपए का मतलब होता है 21 खरब। ये पैसा जिन बैंकों ने सुभाष चंद्रा को कर्ज दिया, वो पैसा किसका है? कुछ सरकार ने पूंजी डाली होगी और बाकी आम लोगों की जो बचत के पैसे हैं वो हैं। थोड़ा सा सरल भाषा में आप समझिए कि जैसे ही आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो चाहे वो सेविंग खाते में हो या एफडी में हो, फिक्स डिपॉजिट या आरडी, तो कई स्कीम हैं बैंकों के पास में जिसमें अलग अलग तरह से लोग अपना पैसा रखते हैं। बैंक उस पैसे का इस्तेमाल क्या करते हैं? लोगों को लोन दे के, लोगों को पैसा दे के और एक तय इंटरेस्ट पे लोगों से इंटरेस्ट वसूलते हैं। अब वही बैंकों की कमाई है। अब सवाल उठता है कि आम लोगों की इतनी बड़ी पूंजी, एक 22,000 करोड़ रुपए के रूप में एक सुभाष चंद्रा जो कि उद्योगपति हैं, एक्सेल ग्रुप के, जी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको दी जाती है। और जब
लोन वापसी की बात आती है, यानी उस पैसे को वापस करने की बात आती है, तो सुभाष चंद्रा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। वहाँ ये फैसला होता है कि उनको बस 650 करोड़ रुपए ही देने हैं, बाकी कर्जा जो है वो माफ़ हो जाएगा। किसानों के कर्जे माफ़ हुए नहीं। आम लोग अगर कुछ लोन की राशि न चुका पाएँ, उनके घर को जब्त करके उस घर को नीलाम कर दिया जाता है। बैंक जो है उस घर को नीलाम करके अपनी राशि वसूल लेते हैं, यानी रिकवर करते हैं। विजय माल्या के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो कि बहुत बड़े शराब व्यवसायी थे। किंगफिशर एयरलाइंस भी था उनके नाम में, और किंगफिशर के नाम से ही उनकी बियर बिकती थी, एयरलाइंस भी चलती थी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने आज एक ट्वीट करके सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ को माफ़ किए जाने और केवल महज 650 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा को देकर बाकी रकम उनकी माफ़ करने पर ट्वीट करके कहा है कि ये कैसी विडंबना है और ये कैसा न्याय और नियम है कि उन्होंने उनके खिलाफ जो देनदारी थी वो 6,000 कुछ करोड़ की थी, लेकिन वसूली बैंकों ने 14,000 कुछ करोड़ की। आखिर ऐसा क्यों? कुछ उद्योगपतियों के लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है, बट्टा खाते में डाल दिया जाता है, नियमों का हवाला देके उनके लोन को माफ़ कर दिया जाता है, जैसा कि सुभाष चंद्रा के केस में हुआ है। तो अब उनका सवाल वाजिब है। हालांकि उन्होंने भी वही काम किया जो अन्य लोगों ने किया, उन्होंने भी लोन लिया, लोन लेने के बाद वो देश छोड़ के भाग गए, विदेश चले गए। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार क्या कर रही है? वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या निगरानी कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। आम लोग, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मुझे याद है कि जब जनधन योजना की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री की जनधन योजना पर तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे और कहा था कि ये योजना सफल नहीं होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई करोड़ खाते खुले, लगभग 20 करोड़ के आसपास खाते खुले और लगभग 40,000 करोड़ के रूप में राशि जमा है। प्रधानमंत्री ने कई बार जिक्र किया कि जिन मेरी भाइयों, बहनों और माताओं ने खाते खोले वो गरीब थे, यानी शून्य, जीरो बैलेंस पे, शून्य बैलेंस पे खाता खुला है। इस जनधन खाते में कोई राशि रखने की सीमा नहीं तय होती है, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों लोगों ने राशि रखी। अब वो राशि इस समय लगभग 50,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। सवाल उठता है कि गरीब लोगों के लिए, जिनके पास कोई आधार नहीं था, उनके खाते खुले जनधन के नाम पे, उनमें 50,000 करोड़ की राशि आई और जब उनको ज़रूरत होती है तब उनको पैसे नहीं मिलते। किसी भी ज़रूरतमंद आदमी से आप बात करिए, लोन लेने के लिए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। बैंक लोन देने में तमाम तरह की अटकलें लगाते हैं, तमाम तरह की हर्डल्स लगाते हैं। आम लोग, सैलरी वाले लोग, वेतन भोगी लोग बहुत आसानी से लोन हासिल नहीं कर पाते, खास करके घर बनाने के लिए। हाँ, गाड़ियों के लिए बैंकों की तरफ से ऑफर होते हैं कि आप प्री अप्रूव्ड लोन है, आप ले लीजिए। पर्सनल लोन के लिए भी ऑफर रहता है। कारण क्या है कि उसके इंटरेस्ट बहुत हाई होते हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह की निगरानी कर रहा है? बैंक कई हज़ार करोड़, लगभग एक कहे तो 1,00,000 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में दे चुका है। उन तथाकथित उद्योगपतियों को दे चुका है। या तो वो देश छोड़ के भाग गए, या उन्होंने एन केन प्रकेण करके, या कोई हथकंडा अपना के, या ट्रिब्यूनल लॉ या कंपनी लॉ या तमाम न्यायिक आयोगों में जाके उन्होंने अपने लोन को राइट ऑफ यानी माफ़ करवा लिया। पैसा किसका गया? डूबा। कहा भी जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी जो लाइफ की जो इकाई है LIC, जो लाइफ इंश्योरेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। उसने विरोध भी किया था। हालांकि नीलेश शर्मा जो NCLT के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि चूँकि 80-81 से फैसला हुआ है, विरोध करने वाले लोगों की संख्या कम थी और लोन को राइट ऑफ करने के संबंध में चीज़ें 80 और 81 का एक तरह से कहें कि बहुमत था, लिहाजा सुभाष चंद्रा को छूट दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पता होगा, क्या भारत सरकार, केंद्र सरकार जो PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 सालों से चल रही है, वो एक श्वेत पत्र लाएगी कि कितने लाख करोड़ रुपए कर्ज के रूप में डूब चुके हैं या डूबने वाले हैं,
चाहे वो एनसीएलटी के जरिए माफ़ कर दिए गए हों या सरकार ने माफ़ कर दिए हों। कांग्रेस के तरफ से आरोप लगता है कि 70,000 करोड़ सरकार ने अपने उद्योगपति साथियों की या जानने वाले उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए। आखिर पूंजी आएगी कहाँ कहाँ से? विदेशी निवेश होता है, कोई भी विदेशी निवेश भारत में करता है तो वो अपने फ़ायदे और नुकसान को देख के करता है, और वो अपने फ़ायदे से जो भी उसको लाभ होता है उसकी राशि वो विदेश लेके जाता है। भारत के आम लोग जो जमा करते हैं बैंकों में, वो इसी उद्देश्य से जमा करते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और उन्हें कुछ लाभांश के तौर पे मिलेगा। अब सवाल उठता है कि अगर इसी तरह के लोन बट्टे खाते में माफ़ होते रहे तो देश की आर्थिक विकास दर का क्या होगा, भारत के जीडीपी का क्या होगा, भारत विकसित कैसे बनेगा, ये शायद सबके समझ से परे है। फिर आपको एक अहम विषय पे जानकारी देंगे, उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन उसके पहले एक अपील है। चूँकि हमारी रीच कम है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर देखें और कुछ कमेंट करें ताकि हौसला बढ़ा रहे, आप तक सच्ची खबर पूरी पारदर्शिता के साथ मैं लेके आ सकूं। नमस्कार।